हेलो, गुड इवनिंग। मैं आज अपन चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस। लास्ट चैप्टर में अपन ने देखा था इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का इफेक्ट आपके फंडामेंटल एनालिसिस में कितना इम्पैक्ट डालता है, क्या क्या चीजें फैक्टर होता है, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है, इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि चैप्टर 5 और 6 थ्योरेटिकल है और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 5 और 6 से। अगर आपने डिटेल में रीड किया हुआ है तो आपसे वो क्वेश्चन 100% सही बनेंगे। 100% अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफर करते हो, शॉर्टकट प्रेफर करते हो कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में उसको प्रेफर करते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ 5 6 प्योर थ्योरी है, बहुत इजीली क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ठीक है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या क्या अपन स्टडी करने वाले हैं कि रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस। चैलेंज इन डिफाइनिंग अ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को डिफाइन करने में क्या क्या चैलेंज है, इंडस्ट्री की साइक्लिसिटी क्या होती है, मार्केट साइजिंग क्या होती है, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है जो अपन ने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है। ठीक है, अच्छे से रीड किया। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है, बिजनेस की लाइफ साइकिल क्या होती है, और वेरियस इंडस्ट्री एनालिसिस फ्रेमवर्क जैसे पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल, बीसीजी एनालिसिस और एससीपी एनालिसिस। इनसे तो क्वेश्चन आते ही है। ठीक है। पोर्टर, 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल, बीसीजी, एससीपी और की इंडस्ट्री स्पेसिफिक ड्राइव क्या होते हैं, इंडस्ट्री केपीआई क्या होता है। केपीआई का कई बार फुल फॉर्म पूछ देता है, कुछ नहीं मिला तो केपीआई का फुल फॉर्म पूछ दिया। तो जो भी थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है उसको डिटेल में पढ़ना है अपने को। तो रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या हेल्प करता है अपने को अंडरस्टैंड वेदर इकोनॉमी इन जनरल लाइकली टू ग्रो इन फ्यूचर और डिक्लाइन, है ना, यही पता चलता है अपने को। लेकिन इंडस्ट्री में क्या पता चलता है अपने को, इंडस्ट्री एनालिसिस में कि अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच इंडस्ट्री इम्पैक्ट अंडर द करंट इकोनॉमिक कंडीशन। आज की बात ले लो तो कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रही है, आज के डेट की बात कर लो आप, और किसको फायदा हो रहा है अभी, किसको नुकसान हो रहा है, अभी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में एनालिस्ट यानी कि रिसर्च एनालिस्ट क्या अंडरस्टैंड करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस प्लेयर related to particular industry, business sector, likely to react, or how that may affect the prospect of industry. ठीक है। इंडस्ट्री और बिजनेस सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर आर समटाइम्स सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है। क्योंकि कई बार यूज होता है इंडस्ट्री अलग है, बिजनेस अलग है, इकोनॉमिक सेक्टर अलग है। ठीक है। कई बार लोग सोचते हैं, कंफ्यूजन होता है टू देयर लूज यूजेज और मल्टीपल डेफिनेशन स्टैंडर्ड। ठीक है। हर जगह अलग अलग डेफिनेशन यूज होती है। ठीक है। इंडस्ट्री क्या होता है, इज अ ग्रुपिंग ऑफ क्या है, विथ ऑफर सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्व द सेम कस्टमर नीड। ठीक है। इंडस्ट्री क्या है, सेम और सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है। ऑटो इंडस्ट्री तो क्या आता है, ऑटो इंडस्ट्री फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स। इंश्योरेंस में क्या आता है, इंश्योरेंस कंपनी। स्टील में स्टील इंडस्ट्री। टेलीकॉम में जो जियो मोबाइल। ठीक है, जियो एयरटेल। इंटरटेनमेंट में मूवीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। बिजनेस सेक्टर क्या होता है, ये आप समझ के, इंडस्ट्री क्या होता है। बिजनेस सेक्टर इज ब्रॉड कैटेगरी कंप्राइजिंग सिमिलर और रिलेटेड इंडस्ट्री। बिजनेस सेक्टर की अगर बात करें तो क्या होता है वो, जैसे फिनेंशियल सर्विस एक सेक्टर है, उसमें इंश्योरेंस भी है, बैंक भी है, क्रेडिट रेटिंग भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी है। ठीक है।
इंडस्ट्रियल मेटल सेक्टर, तो उसमें स्टील भी है, कॉपर, एल्यूमिनियम सब है। मेटल सेक्टर में, सर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में सब है। ठीक है, तो ये बिजनेस सेक्टर हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक सेक्टर क्या है कि रिप्रेजेंट द सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी which contribute total national income or national product like agriculture, manufacturing, public utility and service। ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट फॉलोइंग पैराग्राफ वुड बी ब्रिंग इट मोर क्लियरिटी। एक रिसर्च एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप समझ लो, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, इंडस्ट्री में, बिजनेस सेक्टर्स में और इकोनॉमिक सेक्टर्स में। ठीक है, तो इंडस्ट्री को जब आप एनालिसिस करते हैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट, तो क्या क्या क्वेश्चन दिमाग में आते हैं? व्हाट इज द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट। आप किसी कंपनी को, कंपनी का परफॉर्मेंस और उसको एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको क्या माइंड में आएगा कि कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, और कितना ये इंपैक्ट होगा ऑफ सिक्लिकल ट्रेंड इन इकोनॉमी। अब सिक्लिकल समझाने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया है। सिक्लिकल मीन्स अप डाउन चलता रहेगा। और पोटेंशियल साइज क्या है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री ने परफॉर्म कैसा किया है पास्ट में, और पास्ट में परफॉर्म किया है तो ऐसे कौन से फैक्टर थे जो उस परफॉर्मेंस पे अपना योगदान दिए। कंपटीशन कितना है इंडस्ट्री में, और वो कितना इफेक्ट डालता है प्राइसिंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्री में कितने सेक्युलर ट्रेंड्स है, वेरियस सेक्युलर ट्रेंड जो अफेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री को, और क्या वो वैल्यू माइग्रेशन चेंज को के कारण बन सकते हैं, ये भी। और कोई रेगुलेटरी हेडवाइंड या टेलवाइंड, ठीक है, वो तो अफेक्ट नहीं कर रही है इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है? इंडस्ट्री एनालिसिस इज टू डिफाइन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट। किस किस में वो ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्री को डिफाइन करना इतना इजी नहीं। सेवरल स्टैंडर्ड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इंडिया में है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, एनआईसी सिस्टम है, और वो ग्लोबल में क्या है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, जीआईसीएस। इन दोनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। या फिर नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनएआईसीएस इन यूएस। ठीक है, एनए, जैसे आप इसको समझिए कि एनआईसी हैज अ सिंगल क्लासिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार। एक है ना एग्जांपल की, कार को एक सिंगल क्लासिफिकेशन दे दिया, लेकिन एवरी कार मैन्युफैक्चर, एंट्री लेवल, कॉम्पैक्ट कार मैन्युफैक्चर और हाई एंड लग्जरी कार मैन्युफैक्चर, दोनों सेम इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन दोनों सेम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन एंट्री लेवल पैसेंजर का कार कब लेता है कोई, और लग्जरी कार कब लेता है। ठीक है, तो आपको एज ए एनालिस्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, आपको खुद का लॉजिक लगाना है, बॉस की लग्जरी कार कब खरीदता है कोई, डायनेमिक क्या होता है। ठीक है, तो द चैलेंज स्पेशली इंक्रीज कंपनी कॉम्पीट इन मैनी इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक एग्जांपल और है, जो ये एग्जांपल दिए हैं वही एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं ना, अलग से नहीं आता। तो एग्जांपल दिया है पीवीआर का। पीवीआर कॉम्पीट करता है सैटेलाइट चैनल से, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से। ओटीटी को बोलते हैं ओवर द टॉप, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, टू अट्रैक्ट ऑडियंस। पीवीआर सेम सिनेमा इंडस्ट्री में है, जो लाइव थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस और स्पोर्टिंग लीग से भी कंपटीशन करता है। अगर एज अ एनालिस्ट आप अप्लाई करते हो नैरो इंडस्ट्री डेफिनेटली, तो आप पीवीआर को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे एज अ पार्ट ऑफ सिनेमा एग्जीबिटर। तो आप बाकी के जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसको साइड कर दोगे। ठीक है, लेकिन ब्रॉडर वे में क्लासिफाई करोगे तो क्या होगा, उसको क्लासिफाई करोगे पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ आउट ऑफ होम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
ठीक है। तो दिस में फोर्स द एनालिस्ट टू क्लासीफाई एज अ पार्ट ऑफ मच ब्रॉडर मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो आप इससे ये समझिए कि एक कंपनी कहाँ 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 किस क्या कंपटीशन है, क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग करना है। केवल ये सोचो कि पीवीआर केवल सिनेमा हॉल में नहीं, आजकल तो पॉपकॉर्न भी बेचने लगी है ना पीवीआर। ठीक है। बट दैट वुड क्रिएट अनदर चैलेंज as each segment with this broader group have their own idiosyncrasy, not strictly comparable. This understanding is extremely crucial. ठीक है। तो एनालिस्ट को एनालिस्ट embark on journey of comparison of financial fight out peer firm then undertake value। ठीक है। एक एग्जांपल और जो आता ही आता है, यानी कि बहुत बार देखा गया है, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इज अ एग्जाम्पल दैट शो द चैलेंज इन डिफाइनिंग अ इंडस्ट्री। अब कैमरा इंडस्ट्री को किससे कंपेयर करो, वो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है। लेकिन जब से मोबाइल फोन में बिल्ट इन कैमरा आने लगा, तो क्या हुआ, डिजिटल कैमरा जो एंट्री लेवल के थे वो अपना सेल लूज करने लगे। अब तो हाई टेक्नोलॉजी फोन भी आ गए हैं, जिसने मिड टीयर कैमरे को भी कंपटीशन में ले आया। तो इसका बोलने का मतलब है कि कैमरे को केवल कैमरे से कंपेयर नहीं करना है, कि आपको कैमरे, आपने कैमरा बनाया और दूसरी कंपनी भी कैमरा बना रही, तो दोनों को आप एक स्टैंड अलोन इंडस्ट्री में नहीं कॉम्पीट कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसका कंपटीशन अब मोबाइल फोन से भी है। ठीक है। एज अ एनालिस्ट आपको केयरफुली कंसीडर करना है सभी वेरियस फैक्टर को जो बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं, or should classified it as a part of industry which have such common driving factor। अगर एज अ एनालिस्ट आपको बिलीव है कि पीवीआर लिमिटेड इज ड्रिवन बाय पीपल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड टाइम आउटसाइड देयर होम, ठीक है, तो इट में अप्रोप्रिएट टू क्लासीफाई एज आउट ऑफ होम इंडस्ट्री। ठीक है। अगर आपको बिलीव है कि बिजनेस इज लार्जली ड्रिवन बाय पीपल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मूवी कंटेंट, तो आप उसे एज अ पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट मीडिया भी क्लासीफाई करें। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है। आप एज अ एनालिस्ट आप क्या सोचते, आपका थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या है। ठीक है। अब जीआईसीए जो है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, इसको याद रखना, फुल फॉर्म आता है कई बार, इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंशियल सेक्टर फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर। ठीक है। ऑन अदर हैंड, फोर टीयर हिरार्की इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां चार टीयर्ड है, चार टीयर। पहला होता है सेक्टर, इंडस्ट्री ग्रुप, इंडस्ट्री एंड सब इंडस्ट्री, जो डिवाइडेड है 11 सेक्टर, 25 इंडस्ट्रीज ग्रुप, 74 इंडस्ट्रीज एंड 163 सब इंडस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। ओके। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे डिटेल में। सेक्टर है, इंडस्ट्री ग्रुप है, फिर इंडस्ट्री है, फिर सब इंडस्ट्री। ठीक है। ये याद रखना है कि सेक्टर कितने होते हैं, इंडस्ट्री ग्रुप कितने होते हैं, इंडस्ट्री कितनी है, और सब इंडस्ट्रीज की। ठीक है, केवल इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिया गया है। अब अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री साइक्लिसिटी। इकोनॉमी साइकिल अफेक्ट ऑल बिजनेस। इकोनॉमी साइकिल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करता है, कुछ को कम करता है, कुछ को बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। अब फर्स्ट है डिफेंसिव इंडस्ट्रीज। डिफेंसिव का मतलब वो क्या, तो वो एयरफोर्स और वो, उससे मतलब नहीं है ना। डिफेंसिव मीन्स, समझिएगा, देश इंडस्ट्रीज आर क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस जिस दैट हैव लो इनकम इलास्टिसिटी। मीन्स आपके की इनकम बढ़ रही है कि घट रही है उससे मतलब नहीं, इनकी डिमांड ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर इकोनॉमी साइकिल खराब भी होती
तो मिनिमम इम्पैक्ट पड़ता है इनमें। ठीक है। देयर बिजनेस प्रोस्पेक्ट आर अफेक्टेड ओनली बाय सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर मीन जो 10 साल 7 8 साल में एक बार ट्रेंड आता है ना, जैसे फूड्स हो गया, एग्रीकल्चर इनपुट हो गया, हेल्थ हेल्थ केयर हो गया। ठीक है। ये डिफेंसिव इंडस्ट्रीज में आते हैं ना, याद रखिएगा, पूछ देगा विच इज नॉट अ डिफेंसिव इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए। सेमी सिक्लिकल क्या होता है? इस इंडस्ट्रीज को एक्सपीरियंस होता है ग्रोथ इन सेल, जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है एक्सपेंशनरी फेज में, और डिक्लाइन होता है ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज। ठीक है। बेस इंडस्ट्री डू हैव सम बेस लेवल डिमांड, इनका एक डिमांड बना ही रहता है, और हेल्दी सेल होती है रिसेशन में भी। उस और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री। ठीक है। डीप साइक्लिकल क्या होता है? जो इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छा करेगी, और इकोनॉमी जहां खराब करती है, रिसेशन आता है, तो इनकी सेल भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। कैपेसिटी एक्सपेंशन जो होता है उसमें भी होल्ड लग जाता है। ठीक है। ये तीन इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मार्केट साइजिंग। अब ये मार्केट साइज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंड एनालिसिस। जैसे इंडस्ट्री आर दैट आर अंडर पेनिट्रेटेड हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है। हैव हेडरूम फॉर ग्रोथ। और जो इंडस्ट्री मैच्योर है, तो न्यू ग्रोथ एवेन्यू डिक्लाइन हो, जो मैच्योर कंपनी है उसमें आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। ठीक है। और हो सकता है कि ग्रोथ डाउन भी हो जाए। ठीक है। जब भी आप स्टडी करते हो इंडस्ट्रीज को, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज करना पोटेंशियल साइज क्या है मार्केट का, और करंट साइज क्या है मार्केट का। ठीक है। तो करंट मार्केट साइज को पता करना, मेजर करना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी हैं, और प्राइवेट कंपनीज भी हैं हुज इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, जिनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल नहीं। ठीक है। तो उनकी पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट को जानने के लिए लॉट ऑफ एजम्पशंस आपको लगाने पड़ेंगे, कई बार वो रॉन्ग भी हो सकते। ठीक है। स्टडिंग द पास्ट ट्रेंड कैन सप्लीमेंट आवर एनालिसिस। ठीक है। तो पास्ट ट्रेंड अगर किसी इंडस्ट्री का आप एनालिसिस करते हो, तो आपको पता चलेगा कि पास्ट में कंपनी कैसे ग्रो की, कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जो ग्रो करने में मदद की। ठीक है। और ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग सेक्युलर ट्रेंड। ठीक है। मार्केट की साइज आप कैसे पता कर सकते हो? आइदर टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या करते हो? पहले आप देखते हो टॉप डाउन अप्रोच में मेजर द साइज ऑफ मार्केट और इंडस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को पहले देखो, और लास्ट में इंडस्ट्री लेवल देखो। लेकिन बॉटम अप में क्या देखते हो? पहले आप मार्केट इज लुकिंग एट इंडिविजुअल कंपनी फर्स्ट एंड एग्रीगेटिंग देयर डेटा टू अराइव एट इंडस्ट्री साइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। टॉप डाउन में पहले अपन देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है। एंड अराइव टू इंडस्ट्री लेवल देखते हैं। ठीक है। लेकिन बॉटम अप में पहले क्या देखते हो? इंडिविजुअल कंपनीज को देखते हैं, उसके बाद अपन इंडस्ट्री की साइज। ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपको पता करना है कि टोटल इंडस्ट्री साइज क्या है फॉर पर्टिकुलर थेरेपी, तो टॉप डाउन में आप क्या करते हो? पहले देखते हो कि कितने पेशेंट उस थेरेपी को लिए, और कितना एवरेज एक्सपेंडिचर रहा पर पेशेंट का, टेक द प्रोडक्ट एंड टू अराइव एट रेवेन्यू। ठीक है। ओके। लेकिन बॉटम अप में क्या देखते हो आप? कितने हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की रेवेन्यू कितनी थी, ऑल द हॉस्पिटल जो प्रोवाइड करते हैं थेरेपी, और कितनी प्रपोर्शन उनका रेवेन्यू है जो उस थेरेपी से अर्न है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, ये कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, ये टॉप डाउन का है कि पहले पेशेंट कितने लोग लिए और कितना खर्चा उन्होंने किया, और प्रोडक्ट क्या लिए। टेक द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टू अराइव एट रेवेन्यू। कितने पेशेंट लिए और कितना खर्चा हुआ, दोनों का करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना खर्च, कितना रेवेन्यू है। लेकिन यहाँ बॉटम अप में क्या है कि पूरे हॉस्पिटल का खर्चा कितना था, कितना रेवेन्यू था, और उस रेवेन्यू में इस थेरेपी का पार्ट क्या है, तो वो बॉटम अप। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलर ट्रेंड। बहुत सारे अजम्पशन लगाने पड़ते हैं इन सभी चीजों में, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट है सेक्युलर ट्रेंड, वैल्यू माइग्रेशन एंड बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है। तो सेक्युलर ट्रेंड क्या है? जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है इन प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। जैसे लैंडलाइन फोन है, ठीक है, और जो पुराने डब्बे वाले कंप्यूटर्स थे, या पहले अपन पेन कॉपी यूज करते थे, आज के डेट में सिस्टम यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी क्या होती, कॉज करती डिसरप्शन इन मैनी वे। तो न्यू मेथोडोलॉजी आती इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इट कैन प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसे टेलीफोन था, उसकी जगह मोबाइल फोन ले ली, और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। और न्यू कंजप्शन पैटर्न पैटर्न भी आया। ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है देखो इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, जिसने इनेबल किया एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गेम। ठीक है। जिसके कारण रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिक्लाइनिंग लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जिससे सेल गैस एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। डिजिटल कैमरे के आने से क्या हुआ, फिल्म रोल कैमरा खत्म हो गया, और मोबाइल कैमरे के आने से एंट्री लेवल के डिजिटल कैमरे भी ऑब्सोलेट हो गए। ठीक है। इंप्रूवमेंट इन बैटरी टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, कंपेयर टू फोसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल। ओके। बैटरी टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ गई है कंपेयर टू फोसिल फ्यूल। ठीक है। नेक्स्ट होता है इनकम लेवल चेंज होने। पहला क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सेकंड होता है चेंज इन इनकम लेवल। इनकम लेवल ग्रो होगी, द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पॉपुलेशन इज लाइकली टू इंक्रीज। तो आप जो प्रोडक्ट और सर्विस अभी यूज कर रहे हो, तो हो सकता है अब आप प्रीमियम प्रोडक्ट यूज करो कंपेयर टू चीपर अल्टरनेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है। अगर कंपोजिशन ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज, जेंडर, एथनिसिटी, वो अगर चेंज होती है तो कुछ प्रोडक्ट्स की भी डिमांड में अफेक्ट होता है। जैसे दिस में कॉज चेंज इन कंजप्शन पैटर्न। जैसे एजिंग पॉपुलेशन जापान में होने से पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ बियर डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं हुई। तो ये भी पूछा जाता है कई बार। कई बार कल्चर चेंज, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होने से भी होता है। कल्चर चेंज तो कांस्टेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफन ग्रेजुअल होते हैं। समटाइम चेंज कैन आल्सो सडन, ड्रिवन बाय रिवॉल्यूशन, इंसर्जेंसी और सोशल रिस्पॉन्स टू अ पेंडेमिक। ठीक है। दिस चेंज कैन कॉज अ चेंज इन कंजप्शन पैटर्न ऑफ गुड एंड सर्विस। ठीक है। जैसे वेस्टर्न कल्चर के इन एशियन सोसाइटी में इन्फ्लुएंस से वेस्टर्न क्लॉथिंग की डिमांड हाई होगी। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है। कल्चर का ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है ना। इसको हल्का, इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट होता है चेंज इन रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है। रेगुलेशन में चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया कुछ। ठीक है, तो उसके कारण कारण भी सेक्युलर ट्रेंड इमर्ज होते हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो उसने क्या किया, सर्टेन इफिशियंसी इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, न्यू कमर्शियल व्हीकल की डिमांड रिड्यूस हो गई, रिड्यूस। ठीक है। कुछ ट्रेंड होते हैं, कुछ वेक्टर होते हैं, कैटलिस्ट भी होते हैं सेक्युलर ट्रेंड।
ठीक है। और न्यू सेक्युलर ट्रेंड इमर्ज, इट कॉज वैल्यू माइग्रेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड और बिटवीन प्लेयर्स। ठीक है। अब देखो वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है। वैल्यू माइग्रेशन कब होता है? हैपन व्हेन फिनोमिना क्रिएट लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर वन और मोर एंटाइटी एट कॉस्ट ऑफ अदर। किसी का फायदा, विटनेस अ इंक्रीज इन शेयर होल्डर वैल्यू, और दूसरे किसी और का नुकसान। ठीक है। वो वैल्यू माइग्रेशन होता है। ठीक है। अगर किसी एंटाइटी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है, ठीक है, कैप्चर द चेंजिंग नीड ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, तो उसके कारण उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो पीछे रह जाएंगे वो लॉस करेंगे। यानी कि एक लाइन में, समय के अनुसार अगर आप नहीं चेंज होते हो, तो या तो आप चेंज हो जाओ, या तो आप चेंज हो जाओ, या तो समय आपको चेंज कर देगा, या तो आप मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है। सच शिफ्ट कैन हैपन अक्रॉस जियोग्राफी, अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस द वैल्यू। ठीक है। तो पहला वैल्यू माइग्रेशन का पार्ट है वो है जियोग्राफिक माइग्रेशन। ठीक है। इसका एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग एंड शेल गैस डिस्कवरी, shifted value of US-based oil exploration at the cost of other oil-producing country as US has large amount of shale gas। ठीक है। वो भी वो कम पैसे में, लोअर कॉस्ट में निकाल रहे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कंपेयर टू अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग। ठीक है। और जियोग्राफिक का ये एक पहला एग्जांपल। सेकेंड था ग्लोबलाइजेशन, जिसने हेल्प की लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर। इसके कारण चाइना को रैपिडली ग्रो होने में बहुत हेल्प मिली एज कंपेयर टू मेनी अदर हाई कॉस्ट डेस्टिनी। ठीक है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर में चाइना फेमस है, और ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने ही पाया। ठीक है। क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन, एक इंडस्ट्री गेन कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ अदर। जैसे एडवेंट ऑफ डिजिटल कैमरा रिजल्ट इन मैसिव डिक्लाइन ऑफ फिल्म रोल इंडस्ट्री। ठीक है। जिसके कारण बड़ी कंपनी कोडक शट डाउन होगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस इंडस्ट्री, समझ गए, डिजिटल कैमरे के आने से जो रोल बेस्ड कैमरे वो खत्म। माइग्रेशन अक्रॉस वैल्यू चेन, some phenomena can result in industry at the down end of value chain at the cost at the upper end or vice versa। जैसे हाई इंटेंसिटी, हाई कंपटीशन इंटेंसिटी इन इंडस्ट्री इंडियन टेलीकम्युनिकेशन, उसके कारण क्या हुआ? फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल सर्विस, यानी कि फॉल हो गए प्राइस, जिसके कारण शेयर होल्डर्स की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू थी वो भी डिक्लाइन होगी। ठीक है। शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या हुआ कि कंजप्शन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा मोर ट्रांजैक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड, ये इंक्रीज हो गए। ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है। टेली कम्युनिकेशन में कंपटीशन आने से मोबाइल सर्विस के प्राइस बहुत डिक्लाइन हुए, जिसके कारण क्या हुआ? सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होने के बाद इंक्रीज हुआ कंजप्शन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी इन सेम इंडस्ट्री। जैसे इसका एग्जांपल है, बहुत सर्टेन डिस्ट्रप्शन में क्रिएट न्यू कंपटीशन एडवांटेज फॉर वन कंपनी और मे रिमूव कंपटीशन एडवांटेज एंजॉइंग बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर। यानी कि एक का दिस में रिजल्ट इन वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम वन कंपनी टू अदर। जैसे 2G फोन जब आता था, तो रिम ने, रिसर्च इन मोशन एक कंपनी थी जो ब्लैकबेरी मोबाइल बनाती थी, उसने एंजॉय किया सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अमंग कॉर्पोरेट मोबाइल यूजर। ठीक है। और बहुत इफिशिएंट मोबाइल था वो, एक्सेसिंग ईमेल और अदर इंटरनेट सर्विस। लेकिन 2G के बाद 3G 4G आया तो उसकी जगह एप्पल ले लेगी, क्योंकि एप्पल उनको और ज्यादा अच्छा कंपटीशन दे पाया, अच्छे प्रोडक्ट दे पाया उन्होंने। ठीक है।
जिसके कारण ब्लैकबेरी की जो शेयर होल्डर वैल्यू वो डिक्लाइन होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्या है, बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि ब्लैकबेरी ने कैसे, एप्पल ने कैसे ब्लैकबेरी की जगह ली, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट या वैल्यू कस्टमर को दे रहा है। ठीक है, प्राइस सबका सेम ही था, माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट है बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है, किसी भी बिजनेस की साइकिल होती है पायोनियर स्टेज यानी कि इनिशियल स्टेज, फिर ग्रोथ आता है उसमें, फिर मैच्योरिटी आ जाती है, फिर क्या होता है री इन्वेंशन और रिवाइवल या डिक्लाइन होता है। या तो वहां से आप रिवाइव कर लो या कुछ और नया कर लो, या तो खत्म, डिक्लाइन। तो पायोनियर स्टेज क्या होता है, जहां पे कंपनी जस्ट शेप ली, जिसके प्रोडक्ट्स को किसी ने वाइडली अडॉप्ट नहीं किया, स्टिल बीइंग प्रूव, और जस्ट बीन प्रूव यानी कि अभी प्रूव होना बाकी है या जस्ट अभी प्रूव हुआ है उनका जो भी बिजनेस है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ। जब उस प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, न्यू प्रोडक्ट, तो उसके कारण वो इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। ठीक है, फिर होता है मैच्योर स्टेज। द इंडस्ट्री हैज एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग एंड मोस्ट कस्टमर हु कैन यूज द प्रोडक्ट आर ऑलरेडी यूजिंग इट। ठीक है, मैच्योर में क्या होता है कि ऑलरेडी यूज कर रहे हैं मोस्ट कस्टमर। ठीक है, न्यू कस्टमर आपको नहीं मिल पा रहे। ठीक है, वो मैच्योर इंडस्ट्री होती है स्टेज। फिर होता है डिक्लाइन। इसमें क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है जो पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने प्रोडक्ट को चेंज कर देती है और न्यू प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो जो पुरानी कंपनी है उसमें डिक्लाइन फेज आता है। ठीक है, द इंडस्ट्री स्टार्टिंग लूजिंग आउट देयर अल्टरनेट टू द अल्टरनेटिव यानी कि इंडस्ट्री खत्म हो रही है लेकिन नए नए बिजनेस को जगह मिल रहा है। तो जो मैच्योर है वो डिक्लाइन हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं कोई कंपनी बढ़ती है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर होता है री इन्वेंशन या रिवाइवल। ठीक है, जो गुड एंड सर्विस आप दे रहे हो, तो आपने कुछ नई नया कुछ इंडस्ट्री में फाइंड कर लिया, न्यू यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन, तो स्टार्ट हुआ आपका न्यू साइकिल। ओके, तो इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल दिया है कॉल टैक्सी का, वो इस फेज पे गई थी। 20th सेंचुरीज के एंड में कॉल टैक्सी ने स्टार्ट किया था बिजनेस, एंड अर्ली पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि उस समय टेलीफोन थे और कंज्यूमर की इनकम भी ग्रो हो रही थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ थी, ट्रिमेंडियस इन तो सर्विस थी, ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट डिसाइड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फोन करो टैक्सी आ जाती थी, फिर उसकी जगह ले ली ऐप बेस्ड टैक्सी ने, जहां पे इंडस्ट्री डिक्लाइन कर दिया सिग्निफिकेंटली इन साइज। ठीक है, इंडस्ट्री डिक्लाइन की सिग्निफिकेंट, क्योंकि ऐप बेस्ड ओला उबर ये सब आ गए। ठीक है, तो ईच इंडस्ट्री का सबका यही हाल होता है, डिस्प्लेसमेंट आता ही आता है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, ठीक है, अगर लेबर फोर्स है वो वन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको नई स्किल रीस्किल होना पड़ेगा ताकि वो न्यू इंडस्ट्री पे फिर से वर्क कर पाए। अगर नहीं किए तो वो भी टाटा बाय। सेक्युलर ट्रेंड कैन बी ट्रेस्ड बाय बिजनेस लाइफ साइकिल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जैसे एग्जांपल है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी ने एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस ब्रॉट किया विदाउट अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस। ठीक है, जो ब्रॉट किया लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल विदाउट कॉजिंग एनी डिस्प्यूट। ठीक है, सेक्युलर हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आपने गैस के प्रोडक्शन कर पाए, वो भी चीपर कॉस्ट। ठीक है, तो एनालाइज और अंडरस्टैंड करना सेक्युलर ट्रेंड एनालिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ बिजनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, मीडियम और शॉर्ट टर्म के लिए एनालिस्ट को सिक्लिकल ट्रेंड पे फोकस करना चाहिए, लेकिन सेक्युलर ट्रेंड के लिए लॉन्ग टर्म। ओके,